इधर ध्यान दीजिए बेटा, सर्किट लगा के जाना। बेटा मैंने आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो समझा दिया था, और शायद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपकी समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बेटा सेकंड जो पार्ट था यूरिन फॉर्मेशन का, उसको हम लोग शुरू करेंगे, जिसका नाम होगा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। देखो बेटा इधर, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। एक बात बेटा मैं आपको बता देता हूं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है। एक बार बेटा एब्जॉर्प्शन ऑलरेडी हो चुका होता है, कहां, आफ्टर डाइजेशन आपके एलिमेंट्री कैनाल में। किडनी के अंदर बेटा जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, सेकंड टाइम, इसलिए इसको क्या नाम दिया, रीअब्जॉर्प्शन। इस रीअब्जॉर्प्शन का बेटा एक सिंपल सा मतलब है, देखो इधर आपको बताता है, इधर सुनिएगा कि आपने बेटा जी इस वोमन कैप्सूल के अंदर, इससे पहली वाली क्लास में आपने क्या किया था, ये वोमन कैप्सूल, और यहां पर एक ब्लड लेके आई थी आपकी अफरेंट आर्टरी, याद है ना सबको, कौन सा ब्लड लेके आई थी, ऑक्सीजनेटेड, और यहां से भी कौन ही गया था, ऑक्सीजनेटेड, वेरी गुड। और यहां पर बेटा आपने एक फंक्शन को परफॉर्म करवाया था लास्ट क्लास में, और उसका आप सब नाम जानते हो, इसको बोला था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हां की ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बेटा आपने यहां पर जो फॉर्मेशन किया था उसका नाम था जीएफ। जीएफ का मतलब था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, याद है ना बेटा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। बेटा इसी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का भी आपको साइड डिवीजन याद होगा, यह कौन था, प्रोटीनलेस प्लाज्मा, पता था ना बेटा आप सब लोगों को। देखो एक बात, इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर ना तो बेटा आरबीसी थी, ना डब्ल्यूबीसी, ना प्लेटलेट्स, और इसके अंदर कौन भी प्रेजेंट नहीं थी, प्रोटीन। इतना तो आप सब लोगों को पता होगा। लेकिन बेटा इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर ये कहां रन कर रहा है, नेफ्रॉन के अंदर, पता है ना आपको। इसके अंदर बेटा ग्लूकोज है, एमाइनो एसिड है, फैटी एसिड्स हैं, कुछ मेडिसिन ड्रग्स भी हैं, कुछ बेटा इलेक्ट्रोलाइट भी हैं, वाटर भी है, बहुत कुछ इसके अंदर है। तो क्या बेटा हम इसके अंदर जो भी एसेंशियल सबस्ट्रेट हैं उनको यूरिन में बाहर भेज दें, नहीं भेज सकते बेटा बाहर। इसलिए बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद एक फंक्शन परफॉर्म करना पड़ा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का सिंपल सा मतलब है बेटा कि नेफ्रॉन के अंदर जो भी आपके एसेंशियल सबस्ट्रेट हैं इनको बेटा नेफ्रॉन से निकाल के आप किसके अंदर डालोगे, ब्लड के अंदर। और ब्लड कहां से आया यहां, भूल गए, अरे बेटा अफरेंट आर्टेरियोल्स फॉर्म्स कैपिलरी नेटवर्क, नॉट वासा रेक्टा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। यदि एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बेटा पैरेलल हो जाती है उसको वासा रेक्टा बोलते हैं। हर एक वर्ड को गौर से सुना, नहीं धज्जियां उड़ जाएंगी पेपर में। लॉन्ग हैंडले के लूप के बेटा अराउंड जब कैपिलरी कैसी हुई थी, पैरेलल, याद है ना, उसको बोले थे वासा रेक्टा। जो ब्लड वेसल्स थी ना बेटा उनको क्या नाम दिया था, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, याद है ना। तो अब नेफ्रॉन के अंदर बेटा जो एसेंशियल सबस्ट्रेट है उनको आप कहां डालोगे, निकाल के पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर। समझ में आ गया बेटा।
जितने भी एसेंशियल सब्सटेंसेस रह गए हैं यहां पे, अब सुनो बेटा एक बात, मैं आपको यहीं पर क्लियर करा देता हूं कि बेटा नेफ्रॉन के अंदर जो एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं उनका नेफ्रॉन से बाहर निकल के पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर आना, या ऐसे कह दूं बेटा किसके अंदर आना, ब्लड के अंदर आना, इसी का नाम होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। एक बात बेटा मैं आपके माइंड में क्लियर कर देता हूं, ये जो रीएब्जॉर्प्शन है ये बेटा टू वे के अंदर कंप्लीट होगा। एक तो होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। इसको भी बता देता हूं यहीं पर बेटा, फिर एक एक करके मैं डिटेल में इसको पढ़ाना शुरू करूंगा कि बेटा ये जो आपका रीएब्जॉर्प्शन है, ये बेटा एक तो कैसा होता है एक्टिव। एक्टिव का मतलब बेटा किसकी नीड होगी, बोलो बेटा एनर्जी की, एटीपी की हेल्प से होगा। और कुछ बेटा सबस्ट्रेट इसका कैसा हो जाएगा, पैसिव रीएब्जॉर्प्शन, मतलब विदाउट एनर्जी। एक बात याद रखना बेटा, मैं यहीं पर बता दूं आपको कि हमारी बॉडी तीन चीजों के लिए कभी एनर्जी खर्च नहीं करती, जिनमें से दो को तो आप जानते हो, तीसरा मैं आज आपको बता देता हूं। हमारी बॉडी क्लोराइड के लिए कभी एनर्जी खर्च नहीं करती। हमारी बॉडी बेटा HCO3 नेगेटिव के लिए कभी एनर्जी खर्च नहीं करती, और एक बेटा वाटर के लिए कभी एनर्जी खर्च नहीं करती। ये इतना बड़ा बेटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, जो आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को सही करवा देगा कि हमारा बॉडी कभी इन तीन चीजों के लिए बेटा एनर्जी खर्च नहीं करता। वाटर के लिए से नहीं करता बेटा, पानी के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ी तो काहे के हम डेवलप, आपको पता है ना, क्योंकि हमको ना तो बेटा वाटर की कमी है और ना ही हमारे बॉडी के अंदर वाटर एक्सेसिव अमाउंट में है। मैं पहले बता चुका हूं आपको यूरियोटैलिक के अंदर, पता है ना। और इनके लिए एनर्जी क्यों नहीं चाहिए, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज में। याद करो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, क्लोराइड शिफ्ट, बाइकार्बोनेट बाहर गया, क्लोराइड अंदर आया, यदि इसके लिए एनर्जी खर्ची होती ना तो वहां बोलते कि गैसियस डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस है, एक्टिव। वो होता कैसा है, पैसिव, क्योंकि इनके लिए बॉडी कभी भी एनर्जी खर्च नहीं करता। कोई दिक्कत किसी को? अब सुनो बेटा, इसके बाद मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सबसे पहले पढ़ाऊंगा बेटा PCT में, फिर पढ़ाऊंगा लूप ऑफ हेनले में, इसके बाद DCT और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है बेटा, सुनो इधर देखो पूरा बेटा, मुझे ध्यान से सुनना। ये मान लीजिए बेटा मैंने आपकी PCT ड्रॉ कर दी। PCT बेटा जिसमें आगे जाके ओपन होती है, आप उसका नाम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। क्या नाम होता है उसका? लूप ऑफ हेनले। पता है ना बेटा सबको? लूप ऑफ हेनले के बेटा कितने लिंब होते हैं, कितने आर्म होते हैं? 2। एक तो ऊपर से आ रहा है नीचे डिसेंडिंग, एक जो नीचे से ऊपर जाएगा वो असेंडिंग। पता होगा इतना तो। इधर देखो बेटा, इसके बाद बेटा ये कौन आएगी बोलो? आपकी DCT। और DCT आपको पता है बहुत सारी DCT किस में ओपन होती है बोलो बेटा? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर। पता है ना सबको? ये बेटा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल सबसे लास्ट में। तो बच्चा मुझे बताएगा कि कितनी DCT एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ओपन होती है? कितना? 4000। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का नंबर कितना होता है बेटा एक किडनी में? गुड।
देखो बेटा जी, इधर सुनिएगा बेटा, यहां पर आपका आया था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, यस और नो? ये एंटर करेगा बेटा पीसीटी के अंदर। पीसीटी में जैसे बेटा ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट एंटर करेगा पीसीटी के अंदर, इसकी मुलाकात हो जाती है ब्रश, बॉर्डर, सिंपल, क्यूबॉइडल, एपिथेलियल टिश्यू। मुझे अब ज्यादा कुछ कहने की नीड नहीं है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, मैं बोलूं बेटा ये जो फिल्ट्रेट आ रहा है ना, इस फिल्ट्रेट के अंदर जो एसेंशियल सब्सटेंसेज हैं उनमें से 60 to 70% किसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे? पीसीटी में। सुनो बेटा कौन कौन कैसे कैसे एब्जॉर्ब होता है। एक बात और बता दूं बेटा, एब्जॉर्प्शन का जो मैं साइन लगाऊंगा ना वो नेफ्रॉन से दूर लगाऊंगा, समझ रहे हो ना यारो? क्यों? क्योंकि पेरी जो ट्यूबुलर जो कैपिलरीज है वो उसको सराउंड तो करती है। तो सुनो बेटा कैसे कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। पीसीटी में बेटा सबसे पहले बढ़ते यहां पर आयन का बेटा रीअब्जॉर्प्शन शुरू होता है, जैसे Na+, K+, Ca+2, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। समझ लो बेटा। फिल्ट्रेट थोड़ा आगे और चलता है, पीसीटी के अंदर बेटा एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है आपके ग्लूकोज का, आपके फैटी एसिड का, आपके बेटा एमाइनो एसिड का। लेकिन बेटा एक बात सुनना जरा मुझे गौर से कि पीसीटी के अंदर Na+, K+, Ca+2, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जो आयन होते हैं, ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमाइनो एसिड, अब आप समझ जाना बेटा एक्टिव है ये। क्योंकि मैंने बोला क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और वाटर, इनके लिए हमारा बॉडी क्या खर्च नहीं करता? एनर्जी। किडनी खर्च नहीं करती, अदरवाइज सबका कैसे होगा? बोलो ना, एक्टिव तरीके से। अब बेटा सुनिएगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन तो होता है, लेकिन बेटा इनका होता है एक तरीके से बोलो एंटीपोड से, कि एक बार में जैसे एक एटीपी खर्च करी और डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो गया, रीअब्जॉर्ब हो गया, यहां से ब्लड में चला गया सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। लेकिन ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, ये बेटा बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनका अकेले का बेटा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, इनका ट्रांसपोर्टेशन किसी ना किसी आयन की हेल्प से होता है। और जब बेटा आयन की हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन हो तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। समझ रहे हो ना बेटा? तो इस बात को याद रखना कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनका बेटा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो तो होता है बेटा जी PAT, इसको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। समझ लो बेटा। लेकिन ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमाइनो एसिड, ये कैसे मॉलिक्यूल हैं? बोलो, लार्ज मॉलिक्यूल हैं। इनका बेटा जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, मैं लिख देता हूं, इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है SAT, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आ गया? अब सुनो बेटा, एक बात और मुझे बता दो सोच के अभी, ये बेटा देखो इधर, समझ रहे हो ये कहां चल रहा है? कॉर्टेक्स में। पता है ना आपको? क्योंकि मैंने पहले बता रखा है, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ये किस में प्रेजेंट होती है? मेडुला में। सबको पता है ना? और नहीं बेटा, ये सब कहां है? बोलो, पूरा कॉर्टेक्स में। अब सोचो जरा क्या कुछ होगा बेटा, ध्यान से सुनना। कॉर्टेक्स की ऑस्मोलिटी कितनी? 300। हाँ की ना? और मेडुला की कितनी होती है? 400 to 1200। सबको पता है ना? अरे रटने का नहीं है ये, पूरा ध्यान यहां रखना। अब देखो बेटा, आप क्या कर रहे हो, यहां पर कोई फिल्ट्रेट आया, अब उस फिल्ट्रेट में से आप सॉल्यूट को बाहर निकालते जा रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमाइनो एसिड। सॉल्यूट बाहर जा रहा है और आपको पता है ये किस में पड़ा हुआ है? कॉर्टेक्स में।
और ऑस्मोलिटी, ऑस्मोलिटी आप जानते हैं ना बेटा, यदि मान लो यहां पर सॉल्यूट चला गया किससे, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से, तो बेटा यहां जो कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है, क्या इसकी बेटा जो ऑस्मोलिटी है, क्या वो बढ़ने की कोशिश नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। और मैंने क्या बोला कि हमारे ब्लड को अपनी विस्कोसिटी के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जितना बेटा पीसीटी के अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमाइनो एसिड, जितना इनका बेटा रीअब्जॉर्प्शन होता है, उतना ही पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। किसका बोलो बेटा जी? वाटर का। नहीं आया समझ? बेटा मुझे एक बात बताओ ना जरा, कि जितना आपने सॉल्यूट को यहां पर रीअब्जॉर्ब किया, उतना ही आपने सॉल्वेंट को किया। तो जब पीसीटी से फिल्ट्रेट निकल के पहुंचेगा हेनले के लूप के बेटा डिसेंडिंग लिम्ब के अपर पार्ट में, या फिर ऐसे कह दो कि जब बेटा ये जो आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट पीसीटी से निकलेगा, तो ये आइसोटोनिक होगा, हाइपरटोनिक होगा कि हाइपोटोनिक होगा? आइसोटोनिक होगा। क्योंकि बेटा इसकी ऑस्मोलिटी और हमारी बॉडी की मैंने आपको बताया ना, हमारी पूरी बॉडी की ऑस्मोलिटी कितनी है? 300, जो किडनी के कॉर्टेक्स के बराबर है। अरे बताया कि नहीं बताया? किडनी ओनली ह्यूमन की बॉडी का सिंगल वो ऑर्गन है जिसकी ऑस्मोलिटी में डिफरेंस होता है। तो यहां पर यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, पता है ना सबको बेटा? तो आप सोचो, जितना आपने यहां से सॉल्यूट निकाला, उतना आपने सॉल्वेंट निकाल दिया। तो यहां पर बेटा जब ये फिल्ट्रेट पहुंचेगा, तो इसकी ऑस्मोलिटी कितनी रहेगी? 300। दैट मीन्स आइसोटोनिक। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हो तो मेरे को अभी बता दो। मैं दोनों टॉपिकों को एक साथ लेके चल रहा हूं बेटा, काउंटर करंट मैकेनिज्म को भी आपको तकलीफ नहीं होने दूंगा। और एक एक पॉइंट को याद रखना कि पीसीटी के बाद जो बेटा फिल्ट्रेट निकल रहा है, वो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक की हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। समझ में आ गया? अब देखो बेटा, ये फिल्ट्रेट पहुंच गया लूप ऑफ हेनले के पास। पूरा ध्यान बोर्ड पे इधर ले आओ बेटा, बाद में लिखना। और आप सबको पता है कि जैसे जैसे आप मेडुला के अंदर चलते चले जाओगे, मेडुला की ऑस्मोलिटी आपको पता है ना, 400 से 1200 होती है। यस और नो? अब देखो बेटा, इसके अंदर ये फिल्ट्रेट जा रहा है, ये फिल्ट्रेट जा रहा है नीचे की साइड। सुनना बेटा, इधर देखो, फिल्ट्रेट जा रहा है और फिल्ट्रेट के बाहर का बेटा ये जो एक तरीके से बोलूं एरिया है, ये मेडुला के अंदर ही पड़ा है ना। जैसे जैसे फिल्ट्रेट बेटा डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर बेटा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाहर वाले पार्ट की ऑस्मोलिटी इंक्रीज हो रही है। यस और नो? तो बेटा इसके अकॉर्डिंग इसको भी ऑस्मोलिटी मेंटेन तो करनी पड़ेगी। अरे हाँ कि ना? अब इसके पास में दो तरीके हैं ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने के। देखो बेटा कि यहां पर कितना आ रहा है? 300 वाला फ्लूइड आ रहा है, इसके अंदर 300 वाला फ्लूइड है। और जिसके अंदर बेटा बाहर जिस एरिया के अंदर पड़ा है, बाहर की ऑस्मोलिटी नीचे जाते टाइम पे क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो बेटा इस फिल्ट्रेट को भी अपनी ऑस्मोलिटी को इंक्रीज तो करना पड़ेगा। अब इसके दो तरीके हैं, या तो बेटा ये साल्ट को अपने अंदर ले लो, समझ रहे हो ना? या तो सॉल्ट को अपने अंदर ले लो, या बेटा वाटर को बाहर निकाल दे। समझ रहे हो ना? और आप सब जानते हो ये बेटा सॉल्ट को अपने अंदर ले नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको हिस्टोलॉजी में पढ़ा रखा है कि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है, ये सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल होती है और वाटर के लिए परमिएबल होती है। नहीं आया समझ? तो इसको कंटिन्यू यहां से किसको बाहर निकालना पड़ेगा? वाटर को। बेटा ये समझाने वाला तरीका समझ तो आ रहा है ना? बेटा आप आज ही आए हो क्या? कौन से बैच से? बेटा वहां कौन सा टॉपिक चल रहा था?
क्या बेटा? आप 2 लेक्चर और, मतलब मैं पीछे हूँ कि वो पीछे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है यार, सबसे पीछे तो मैं ही चलता हूं। चलो कोई बात नहीं। इधर देखो बेटा, रखना नहीं बेटा, यहां पर वाटर क्यों मतलब रिएब्जॉर्ब हुआ, क्यों हुआ? देखो ये हेनले का लूप किस में पड़ा है? मेडुला में, हाँ कि ना? और मेडुला में जब बेटा आप लोग जाओगे तो ऑस्मोलिटी लगातार क्या होगी? इंक्रीज। यस और नो? तो इसको ऑस्मोलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी, हाँ कि ना? अब 2 तरीके हैं इसके पास, या तो भाई साहब सॉल्ट को अपने अंदर ले लो, ये गाढ़ा हो जाएगा, यस और नो? या वाटर क्या निकाल दो बाहर, ये सॉल्ट को अंदर ले नहीं सकता, इसकी औकात ही नहीं है, क्योंकि कैसा होता है सॉल्ट के लिए? इम्परमिएबल। तो बेटा बताओ ना मुझे जरा, किसको बाहर भेजेगा? वाटर को। चलो बाहर, बाहर का मतलब हवा में नहीं, ये कहां जा रहा है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स में जा रहा है ये। मजाक में मत लेना बेटा, मजाक चल रहा है, किडनी के अंदर की बात चल रही है। लगातार वाटर, अब देखो बेटा इधर, अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इस फिल्ट्रेट में से लगातार बेटा वाटर को बाहर निकालते जा रहे हो, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या फिल्ट्रेट बेटा गाढ़ा नहीं होगा? क्या इसकी ऑस्मोलिटी इंक्रीज नहीं होगी? होगी। और जब बेटा ये फिल्ट्रेट, गलती कर दी मैंने यार, कलर चेंज गलत कर दिया, कोई बात नहीं। जब ये फिल्ट्रेट कहां पहुंचेगा? जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसके कहां बेटा? लास्ट में। तो यहां पर ये जो फिल्ट्रेट है इसकी ऑस्मोलिटी मेडुला के इक्वल हो जाएगी, लेकिन बॉडी के कंपैरिजन में बात करूं तो 4 गुना ज्यादा हो चुकी है। यस और नो? मतलब यहां पे बेटा ये जो फिल्ट्रेट है इसकी ऑस्मोलिटी हो चुकी है 1200। मतलब लूप ऑफ हेलेटी डिसेंडिंग लिम्ब से जब ये फिल्ट्रेट निकल जाता है तो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक ही हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। नहीं आया समझ? अरे नहीं आया समझ? अब सुनो बेटा, अरे बेटा इसका कंपैरिजन हमारी बॉडी से करते हैं हम, समझ रहे हो ना? बॉडी की 300 है ना, यहां 300 थी, आइसोटोनिक था, 1200 हो गया, हाइपरटोनिक हो गया। समझ में आया? अब सुनो बेटा, अब बेटा ये जो फिल्ट्रेट है ये कहां मूव करेगा? असेंडिंग लिम्ब में, हाँ कि ना? अरे बोलो ना जरा, असेंडिंग लिम्ब में मूवमेंट करेगा नहीं करेगा? तो अब सोचो, अब आप नीचे से कहां जा रहे हो? ऊपर। मतलब मेडुला में बेटा आप अपर मेडुला से आप कॉर्टेक्स की साइड जा रहे हो, तो अगेन क्या होगा? ऑस्मोलिटी ऊपर जाने पर क्या होगी? कम। बोलो हाँ कि ना? अब क्या करना पड़ेगा? देखो, इसको अपनी ऑस्मोलिटी इस मेडुला के अकॉर्डिंग बैलेंस करनी पड़ेगी ना भाई। ये 1200 लिख के बैठा है और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो यहां तो वो 300 हो जाएगी। बोलो हाँ कि ना बेटा? तो क्या करना पड़ेगा? इसके 2 तरीके हैं, या तो भाई साहब ये वाटर को अपने अंदर ले ले, हाँ कि ना? या सॉल्ट को क्या कर दे? बाहर निकाल दे। तो ये तो हो सकता है, ये वाटर को अपने अंदर ले नहीं सकता, बिकॉज बेटा ये वाटर के लिए कैसा होता है? इम्परमिएबल। तो यहां से कौन बाहर जाएगा? सॉल्ट। नहीं आया समझ? तो सुनना बेटा, ये किसको बाहर निकालेगा? यहां से सॉल्ट को। चलो गए, बाहर जाइए, बाहर जाइए। बाहर बेटा कहां जा रहे हैं ये? अरे बोल दो ना दुष्टों। वेरी गुड, ब्लड के अंदर जा रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे। लेकिन एक बात बता देता हूं मैं आपको, बहुत खतरनाक वाली, कि बेटा सुनो जरा, इधर देखो, मुझे गौर से सुनो, कि ये बेटा असेंडिंग लिम्ब, ये थिन सेगमेंट और ये थिक सेगमेंट। थिन सेगमेंट किसका बना होता है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू का, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू का। फ्लैट सेल्स जो होता है उसका साइज कम होता है, क्यूब सेल्स का साइज ज्यादा होता है, पता है ना सबको? सुनना बेटा, ये जो बेटा थिन सेगमेंट है
इसमें NaCl का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है ना बेटा, ये पैसिव होता है, बिना एनर्जी के होता है। लेकिन ये जो थिक सेगमेंट है ना बेटा, इसमें कैसा होता है, एक्टिव। ये एनर्जी से बाहर आ रहा है। इस बात को याद रखना अपने माइंड में कि NaCl का रीअब्जॉर्प्शन, बेटा तुम मत लिख, मैं बोलूं उतना लिख, मैं सबको लिखाऊंगा एक साइड से। NaCl का रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है। असेंडिंग लिंब के थिन सेगमेंट में तो पैसिव और थिक सेगमेंट में एक्टिव। अब आप बोलोगे सर ये एक्टिव क्यों किया? देख बेटा, इसीलिए किया, फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है, हाँ कि ना? तो बेटा ये पैसिव आ सकता था, कोई डाउट नहीं था, लेकिन पैसिव तरीके से आने में बेटा इसको वक्त लग रहा था, टाइम लग रहा था। और आपको पता है ना बेटा, किडनी को तो बहुत फिल्टर करना है। अरे कोई NaCl ही थोड़ी है ना है। अभी बताऊंगा, एक मिनट के अंदर 125 ml फिल्टर करना पड़ता है, GFR बताऊंगा। अभी टॉपिक को रुक जाओ थोड़ी देर। तो क्या किया बेटा, ऊपर जा रहे हैं, ऑस्मोलिटी कम होती जा रही है बाहर की, उसके अकॉर्डिंग बराबर जल्दी जल्दी मेंटेन करनी थी। तो NaCl का थिक सेगमेंट में बेटा रीअब्जॉर्प्शन कैसा करना पड़ा, एक्टिव। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनना बेटा, जब हम एक्टिव तरीके से रीअब्जॉर्प्शन करते हैं तो जितना NaCl नहीं आना चाहिए था ब्लड के अंदर, उससे भी ज्यादा NaCl को किस में फेंक देते हैं, ब्लड में। और बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि है ये कि लूप के असेंडिंग आर्म से जब बेटा ये फिल्ट्रेट निकलता है तो इस समय इसकी ऑस्मोलिटी ओनली कितनी रह जाती है, 200। मैंने क्या बोला कि एक्टिव तरीके से रीअब्जॉर्प्शन किया तो NaCl हद से ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो गया, हद से ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो गया, सॉल्ट बाहर जा रहा है। अरे एक तरीके से बोलूं, डाइल्यूट हो रहा है फ्लूइड। डाइल्यूट का मतलब ऑस्मोलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। पता है ना आपको? अरे कंसंट्रेशन जानते हो ना, जो जितना ज्यादा गाढ़ा होता है उसकी कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा होती है। पता है ना ये तो आपको, ये केमिस्ट्री की बात है। मोलरिटी पढ़ा होगा ना, मोलरिटी मतलब सॉल्यूट के मोल, और बेटा उसका वॉल्यूम होता है लीटर में, है ना? सॉल्यूशन कैसे होता है कि एक मोलरिटी भी होती होगी, उसमें सॉल्वेंट लेते हैं लेकिन वो किलोग्राम में लेते हैं ना। चलो कोई बात, देखो इधर, वो याद है पहले का ही। तो बेटा NaCl का रिएब्जॉर्प्शन कैसे हो, समझ में आ गया? अब सुनना, हकीकत में बेटा लूप ऑफ हेनले पे आके रीअब्जॉर्प्शन हकीकत में मैं बोलूं तो कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि देखो बेटा, यहां पर ऑलरेडी 60 to 70% हो गया था, और 60 to 70% में भी ग्लूकोज का, एमाइनो एसिड का, फैटी एसिड का 100%, वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट का 80% यहीं पर हो गया था। बचा कुचा बेटा वाटर और एस कहां कर लिया, लूप ऑफ हेनले में। DCT के अंदर बेटा नॉर्मल कंडीशन में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। DCT के अंदर होता है बेटा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कंडीशनल किसको बोलते हैं? जब हमारी बॉडी को नीड है तब। जैसे नीड का मतलब सुनना, कोई इंसान है भाई साहब, उसका बीपी बहुत फॉल हो गया, बीपी डाउन हो गया उसका बहुत ज्यादा, ब्लड प्रेशर कम हो गया। ब्लड प्रेशर कब कम होता है? जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है। ब्लड वॉल्यूम कब कम होता है? जब यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है। अरे पानी बेटा यूरिन बाहर जा रहा है तो ब्लड के अंदर पानी जाएगा क्या? जब ब्लड में पानी नहीं जा रहा तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा क्या? जब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा नहीं तो ब्लड प्रेशर कहां से इंक्रीज हो जाएगा? समझ रहे हो ना आप? तो उस समय बेटा वो जो एक तरीके से मैं बोलूं बेटा कि डिसऑर्डर जो होते हैं, एक एबनॉर्मल जो कंडीशन होती है, उनके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है DCT में। और DCT में बेटा जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो विद द हेल्प ऑफ हार्मोन होता है। दो हार्मोन आएंगे जो इसे DCT में क्या करवाते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। कैसे कैसे करवाते हैं सुनना बेटा। एक हार्मोन होता है, वो आता है बेटा, वो रिलीज तो होता है कहां से, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस का नाम सुना है? हार्मोन का नाम सुना है? ADH, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन सुना होगा? नहीं सुना क्या? और एक सुना होगा कौन, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कहां से आता है?
एड्रिनल ग्लैंड से। एल्डोस्टेरोन किसका हार्मोन है? एड्रिनल ग्लैंड का। और एडीएच किसका है? हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस में बनता है एडीएच, बट सीक्रेट कहां से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। कौन सी से? एंटीरियर की पोस्टीरियर? पोस्टीरियर से। पता है ना? चलो नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं कि एडीएच हार्मोन जो होता है ना बेटा, वो बनता तो हाइपोथैलेमस में है, और हाइपोथैलेमस से पहले किसके पास पहुंचता है? पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। वहां से फिर वो सीक्रेट होता है, और काम किस पे आके करता है? डीसीटी पे। क्या काम करता है? सुनना कि डीसीटी पर बेटा जब ये काम करता है आके एडीएच, तो ये क्या करता है? एडीएच इस डीसीटी के अंदर बेटा कुछ प्रोटीन चैनल होते हैं वाटर के लिए, उनको ओपन कर देता है। और बेटा एडीएच जब इस पर वर्क करता है तो डायरेक्ट बेटा किसका एब्जॉर्प्शन करवाता है? H2O का, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। समझ रहे हो ना? एक और इस पर बेटा हार्मोन आएगा, मैं बताऊंगा, उसका नाम होगा एल्डोस्टेरोन। देखो बेटा इधर ADH, चलो इधर नहीं लिखना, ऊपर लिखना है। वाटर को बेटा अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा, रुक जाओ। कौन लेके आ रहा है? एडीएच। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है ये, सुन रहे हो बेटा? अब सुनना, इसके अलावा बेटा एक और हार्मोन यहां पे काम करेगा, उसका नाम होता है एल्डोस्टेरोन। वो भी वाटर को लेके आता है, लेकिन दोनों वर्डों को गौर से सुनना। एडीएच तो डायरेक्ट बेटा वाटर पे ही काम करता है, डायरेक्ट प्रोटीन चैनल को ओपन करेगा, फैकल्टेटिव डिफ्यूजन करवाएगा, मैं भी इसको लिखाऊंगा। लेकिन एल्डोस्टेरोन बेटा पानी से कुछ नहीं कहता। एल्डोस्टेरोन किससे कुछ कहता है? मैं बताऊंगा, सुनना। एल्डोस्टेरोन यहां से लेके भागता है Na+ को। किसको बेटा? Na+ को। और Na+ जब जाता है ना, तो इसके पीछे पीछे कौन चल देता है? क्लोराइड। और जब बेटा सॉल्ट जब जाते हैं ना, तो इनके पीछे पीछे कौन भागता है? पानी, वाटर। इस बात को अपने माइंड में यहां बिठा लो। Na+ जहां जाता है ना, उसके पीछे पीछे कौन जाता है? पानी जाता है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से बोल दूं, मैं पहले बता चुका हूं कि Na+ का बेटा जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है? एक्टिव। हां कि ना? इधर सुनो बेटा, एडीएच और एल्डोस्टेरोन दोनों डीसीटी से बेटा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं, लेकिन एक करवाता है डायरेक्ट, एक करवाता है इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट करवाता है वो तो होता है एडीएच, और जो बेटा इनडायरेक्ट करवाता है इसका नाम होता है एल्डोस्टेरोन। देखो बेटा, अब मुझे आप एक बात बताओ, क्वेश्चन आया था, सुनना कैसे क्वेश्चन आया था कि डीसीटी पर बेटा दो हार्मोन वर्क करते हैं, एक का नाम है एडीएच और एक का नाम है एल्डोस्टेरोन, ठीक है ना? और दोनों के दोनों हकीकत में बेटा वर्क करते हैं वाटर के लिए, लेकिन एक डायरेक्ट वर्क कर रहा है, एक कैसा? इनडायरेक्ट। एक तो बेटा एडीएच तो सीधा पानी को लेके जाता है, लेकिन एल्डोस्टेरोन किसको लेके जाता है? Na+ को। समझ रहे हो आप? अगर Na+ को लेके जा रहा है, इसके पीछे पीछे पानी फिर चला जाएगा, लेकिन एल्डोस्टेरोन बेटा डायरेक्ट वाटर पे वर्क नहीं करता, वो किस पर करता है? Na+ पर। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि टू हार्मोन बेटा जो डीसीटी पर वर्क कर रहे हैं वो रेस्पेक्टिवली एडीएच और एल्डोस्टेरोन हैं, तो इनकी मैकेनिज्म होगी पैसिव एक्टिव, एक्टिव एक्टिव, पैसिव पैसिव, एक्टिव पैसिव, पैसिव एक्टिव। क्योंकि बेटा एडीएच की वर्किंग कैसी होती है? पैसिव। बट एल्डोस्टेरोन की वर्किंग कैसी होती है? एक्टिव। क्योंकि एल्डोस्टेरोन किसके लिए वर्क नहीं कर रहा? वाटर के लिए। वो Na+ के लिए वर्क कर रहा है। वो बेटा पानी तो इसके पीछे पीछे भाग रहा है एडिशनल तरीके से। समझ रहे हो ना? अब मन में आप एक बात सोच रहे होंगे, सर एक बात बताओ, Na+ को सर यदि आप बोल रहे हो कि यहां पर आके रीअब्जॉर्प्शन क्या हो गया? कंप्लीट। तो सर एक बात बताओ, NaCl को यदि ये बहुत ज्यादा अंदर लेगा तो क्या इससे हमारी बॉडी में आयनिक डिसबैलेंस नहीं होगा? होता है बेटा, लेकिन मैंने आपको एक बात बोली कि हम कोई मामूली नहीं है, सबसे ज्यादा फिजियोलॉजी किसी एडवांस है कहीं तो वो ह्यूमन की है। Na+ के जाने से ब्लड में
आयनिक डिसबैलेंस हो सकता था, अनबैलेंस हो सकता था, लेकिन नहीं होता। बताऊं क्यों? ये बेटा Na+ को तो क्या करवाता है, यहां से रीअब्जॉर्व, लेकिन इसके बदले में इस नेफ्रॉन के अंदर किसको डाल देता है, K+ को, जिसको मैं पढ़ाऊंगा ट्यूबुलर सिक्रीशन में। समझ रहे हो आप? ये कॉन्सेप्ट एंडोक्राइन सिस्टम में भी दिया हुआ है, और ये कॉन्सेप्ट आपको बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में भी दिया हुआ है। क्या कि एल्डोस्टेरोन Na+ का तो रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और K+ का सिक्रीशन करवाता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि नेफ्रॉन से उठा के ब्लड में डालना, और सिक्रीशन का मतलब होता है ब्लड से उठा के नेफ्रॉन में डालना। समझ में आ गया इतना? अब सुनना बेटा, तो ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन था जो किसमें हुआ, DCT में। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब सुनना बेटा जी, अब ये फिल्ट्रेट कहां गया, यहां पर भी ऑस्मोलेट इक्वल होती है। अब बेटा फिल्ट्रेट कहां गया बोलो, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। जब एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आएगा तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल अगेन कहां है, बोलो ना, मेडुला के अंदर। ऑस्मोलेटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, हाँ कि ना? तो बेटा इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से भी कंटिन्यू किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, अरे बोल दो ना बेटा, वाटर का। देखो बेटा यहां भी वाटर बाहर गया, 1 2 3 4 जगह वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि जो ह्यूमन जो होता है ना, वो जिस यूरिन को बेटा पास आउट करता है बॉडी से, एक्सक्रीट करता है, वो इनिशियल फिल्ट्रेट के कंपैरिजन में 4 टाइम मोर कंसंट्रेट होता है। जो इस जगह पर आप यूरिन बोलोगे बेटा, इनिशियल फिल्ट्रेट ये है और यूरिन ये है। एनसीईआरटी कहती है इस लाइन को कि बेटा जो ह्यूमन का जो यूरिन होता है ना, वो इस फिल्ट्रेट के कंपैरिजन में 4 टाइम मोर कंसंट्रेट होता है। अरे बेटा होगा कितना, वाटर जो आपने बाहर निकाल लिया, अरे वाटर को आप बाहर निकालोगे तो वो कंसंट्रेट नहीं होगा क्या? अरे वाटर को मिलाने पर डाइल्यूट होता है और वाटर को बाहर निकालने पर कंसंट्रेट होता है। समझ रहे हो ना आप? मेरी इस बात को आप समझ पाए? लेकिन सुनना बेटा, मैं आपको एक क्वेश्चन बोला था, याद करना। मैंने कहा था बेटा, आपने क्या कभी सोचा कि पूरा का पूरा हमारा जो नेफ्रॉन है, उसका जो ट्यूबुलर पार्ट है, वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू का बना हुआ है। ये जो थिन सेगमेंट होता है, ये स्क्वैमस का क्यों बना होता है बेटा? आज मैं आपको एक बात समझाता हूं। हकीकत में बेटा ये जो किडनी है ना, ये लाखों सालों से, करोड़ों सालों से हमारे लीवर को धोखा देता हुआ आ रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस किडनी से महान तो कोई ऑर्गन हो ही नहीं सकता यार, कितना शानदार ऑर्गन है, या तो हार्ट होगा या किडनी होगी। बेटा एक बात बोलूं, इसने ना कुछ नहीं किया, सिर्फ धोखा दिया है, पूरी बॉडी को धोखा दिया है। आप मुझे एक बात बताइए कि यदि बेटा इस मेडुला वाले पार्ट की ऑस्मोलेटी और कॉर्टेक्स वाले पार्ट की ऑस्मोलेटी में डिफरेंस नहीं होता, तो क्या किडनी यूरिन का फॉर्मेशन कर पाती? नहीं कर पाती। समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं कर पाती ना। अब मैंने आपको बोला था बेटा, याद करो मेरा पहला लेक्चर, और मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था बेटा कि किडनी ही वो क्यों ऑर्गन ऐसा बना जिसकी ऑस्मोलेटी में डिफरेंस होता है। कॉर्टेक्स की ऑस्मोलेटी 300, मेडुला की 400 to 1200। बेटा मैं सच में आपको एक बात बोलूं तो किडनी आज तक सबको बेवकूफ बना रही है। किडनी ने क्या किया सुनना, हमारे यूरिया को NaCl को यूज में लिया, उसी यूरिया को बाहर निकालने के लिए उसी यूरिया का यूज किया। मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूं। यूरिन में क्या क्या बाहर निकाला था? वाटर, NaCl, सॉल्ट भी थे थोड़े बहुत, और यूरिया था कि नहीं था? वाटर को तो इसलिए मिलाना पड़ा
जिससे यूरिया जो पॉइजनस होता है ना, उसका इफेक्ट कम हो जाए। मेनली टारगेट तो क्या था बेटा? यूरिया। अब सोचो जरा, हकीकत में आप ये पता है ना बेटा, ऑब्वियसली एक अंडरस्टूड बात है, एक इंसान को इंसान ही मार सकता है। एक पेड़ को काटना है ना, तो उसकी पेड़ की टहनी को तो यूज में लिया जाता है। वो कुल्हाड़ी में जो हत्था लगता है ना बेटा, वो लकड़ी का ही तो होता है। वो नहीं होता तो किसी की हिम्मत होती काट देता कोई इसको? नहीं। हकीकत में बेटा इस यूरिया को हमारी बॉडी से बाहर बहाने वाला कोई और नहीं है, वो खुद यूरिया है। आप बोलोगे सर कैसे? देखो बेटा, जब बेटा ये फिल्ट्रेट पहुंचता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के पास, और एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का सबसे लास्ट का हिस्सा है, यहां पर बेटा जो फिल्ट्रेट पहुंच जाएगा ना, इसको हम फिर फिल्ट्रेट नहीं कहेंगे, इसको बेटा जी हम लोग नाम देंगे यूरिन। लेकिन बेटा जब ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से निकलता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल क्या करती है? सुनना, किडनी कहती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एक काम कर, सुना है यूरिन तेरे अंदर से बाहर निकलने वाला है? बोले हाँ बाहर निकलने वाला है। क्या करूं मैं? एक काम कर, जल्दी से फटाफट इसमें से जितना यूरिया बाहर जा रहा है ना, थोड़े बहुत यूरिया को यहां से निकाल के इस मेडुलरी इंटरस्टिशियल जो जोन है यहां डाल दे। थोड़ा बहुत सॉल्ट भी निकाल इसमें से, रिएक्टर कर, पूरे यूरिया को यूरिन में मत भेज, इस सॉल्ट को भी यूरिन में मत भेज। थोड़ा बहुत सॉल्ट, थोड़ा बहुत यूरिया किस में डाल दे? इस मेडुलरी फ्लूइड के अंदर डाल दे। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हकीकत में बेटा मैं अभी काउंटर करंट मैकेनिज्म आपको पढ़ाऊंगा कि ये जो मेडुलरी जोन है इसकी ऑस्मोलेटिक कॉर्टेक्स से ज्यादा है। इसको मेंटेन करने वाला कोई और नहीं है, इसको बनाने वाला NaCl और यूरिया ही है। वो कब आया? जब बेटा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में से ये फिल्ट्रेट निकला, तो सबसे लोअर पाइप में क्या धोखा दिया गजब का। हमारे लीवर आज तक अंधेरे में है, लीवर को नहीं पता कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। लीवर को बिल्कुल नहीं पता बेटा, वो बेवकूफ बनाया जा रहा है उसको, क्योंकि उस लीवर ने कभी डॉक्टर रवीन से बात करने की कोशिश ही नहीं करी। वो बात करता मेरे से तो मैं उसको बताता, मूर्ख तू पागल है, तेरे बराबर कोई पागल नहीं है। स्मॉल क्वांटिटी, दोनों के बेटा स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा थोड़ा, ये किस में डालता रहता है? मेडुला के अंदर। और यही बेटा इसकी ऑस्मोलेटी को बनाए हुए हैं 400 to 1200। और देखो जरा, खुश हो रहे हैं सब, अरे किडनी ने कुछ नहीं किया। ऐसे मान लो मैंने आपका पैसा, एक बार आपको याद हो तो गैस सिलेंडर आता है ना, इस पर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी। कैसे? देखो, पहले सिलेंडर आता था 500 रुपए का, अब बोलती है गवर्नमेंट, अरे बेटा बीजेपी की गवर्नमेंट किडनी को बहुत अच्छे से पढ़ा है। हकीकत में उनको कुछ आता हो ना आता हो, बट जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, उसने किडनी को बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्या किया देखो, सुनो। 500 रुपए का सिलेंडर आया, ठीक है भाई साहब, पहले उसकी रेट बढ़ा के कर दी 800 रुपए, और क्या बोला लोगों से, घबराओ ना, ये 500 का ही है, 300 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे 1 महीने के अंदर अंदर, है ना। अब सुनना क्या किया आपने, सोचा कोई क्या फर्क पड़ रहा है यार, 300 रुपए आ ही रहे हैं, कहां दिक्कत आ रही है। ऐसे 300 रुपए इकट्ठों के बहुत सारे रुपए हो गए। वो पैसा सरकार ने उठा के किसी बिजनेसमैन को दे दिया, और उससे क्या ले लिया? इंटरेस्ट। समझ रहे हो ना? और उस इंटरेस्ट को आपको लौटा दिया, आप खुश, हमारा पैसा हमारे पास आ गया। क्या गवर्नमेंट ने अपने जेब से दिया? नहीं दिया, आपके पैसे को यूज लिया, उसका इंटरेस्ट आपको दिया, खुश कर दिया आपको। ऐसे किडनी करोड़ों सालों से हमारी बॉडी को बेवकूफ बना रही है। किडनी कहती है मैं तो उन्हें यूरिया को बाहर निकालूं, लिवर की औकात क्या है? निकम्मा, यूरिया बना सकता है पर बाहर नहीं भेज सकता, बाहर तो मैं भेज रही हूं। अब तो इसकी हकीकत बताए जरा, यूरिया को बाहर भेज रही है ना, यूरिया से ही
सॉल्ट को बाहर भेज रही है ना, एक्स्ट्रा सॉल्ट को सॉल्ट से। अरे उसी यूरिया को यूटिलाइज किया, उसी सॉल्ट को यूटिलाइज किया, और इसी यूरिया और सॉल्ट से जो मेडुलरी जो जोन था, मेडुलरी बेटा इंटरस्टिशियल जो जोन था, उसकी ऑस्मोलिटी को इंक्रीज किया, और यही से सब तामझाम चल रहा है। बताओ कोई लीवर को जाके और फिर वो मैं कह देता मैं तो जिगर हूं, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है, समझ रहे हो ना। और करोड़ों सालों से जिगर का छल्ला बनाई जा रही है, किडनी बना तो रही है नहीं, वो हेपेटिक लोबुल में से पागल हो रहा है। अरे जिगर में छल्ले होते हैं, वो हेक्सागोनल रिंग नहीं होती, हेपेटिक लोब्यूल। समझ में आया बेटा? अब सुनना, इधर ध्यान दो, क्या कुछ इसका होगा। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, अरे सुनो ना, अब मन में आपने मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा क्या? सर इतनी कहानी तो आपकी समझ में आ गई, लेकिन सर एक बात बताओ, ये यूरिया यदि यहां पर बढ़ता चला गया, एक दिन में तो हम लगभग 1.5 लीटर से भी ज्यादा समटाइम यूरिन को एक्सक्रीट कर देते हैं। 25 से 30 ग्राम यूरिया हो गया, तो यूरिया के यहां पर सर बढ़ता नहीं है क्या? इतने सालों से हम जिंदे हैं, अब तक तो ये तो सॉलिड हो जाना चाहिए था एकदम ना। देखो बेटा बॉडी ने क्या आपको कैसा बनाया है, आपको पता है? या कौन सा टिश्यू बना दिया? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। ये ले बेटा, जब एक्स्ट्रा हुआ डिफ्यूजन से फिर डाल दिया असेंडिंग लिम्ब में। क्या खेल रचा जा रहा है हमारे साथ, है ना। इसको बोलते हैं किडनी, इसको बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। एक बात और याद रखना, पहले डाला बेटा इंटरस्टिशियल मेडुला में, और इंटरस्टिशियल मेडुला से ये लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग लिम्ब में आया कि डिसेंडिंग लिम्ब में? और असेंडिंग की डिसेंडिंग, असेंडिंग की डिसेंडिंग, असेंडिंग में। भूलना मत इस लाइन को, हो सकता है टेस्ट में क्वेश्चन नजर आ जाए कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से जो रीअब्जॉर्प्शन हुआ यूरिया का और सॉल्ट का स्मॉल अमाउंट में, वो मेडुलरी इंटरस्टिशियल से कहां गया? लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग लिम्ब में। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को हो तो तकलीफ अभी मेरे से कह दो आप। नहीं है ना कोई तकलीफ? श्योर। अब उनको कौन समझाए, उनको कौन बताए कि कभी डॉक्टर रविंद्र क्लास में बैठ के देखो एनसीईआरटी क्या होती है, शायद वो बता पाएगा। ये हर एक लाइन लिखी हुई है बेटा, लेकिन पता है एनसीईआरटी तो चलो दैट दिस इज तो हो गया। और मौका मिला है मुझे इस बार एनसीईआरटी को अच्छे से एक्सप्लेन करने का। ऐसी एक्सप्लेन करूंगा, ऐसी एक्सप्लेन करूंगा, कितनी लाइन रटोगे? थक जाओगे रट रट के बेटा, मुश्किल हो जानी है। यहां तक समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब सुनो बेटा, मैं क्या करता हूं, अभी इसको एक जगह में थोड़ा इसको लिखा देता हूं, एक एक टॉपिक करके स्पेसिफिक, है ना। पीसीटी में क्या हुआ, डीसीटी में क्या हुआ, लूप ऑफ हेनले में क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? श्योर। देखो इधर बेटा, चलो इधर देखो, सबसे पहले पीसीटी। हाँ बेटा, टाइम नहीं लगाना, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, हाँ कि ना बेटा? अप्रोक्सीमेट कितना? 60 to 70%। बट एनसीईआरटी की लाइन को गौर से सुनना, मैं एक को स्पेशल लिखा देता हूं। वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का, मतलब आयंस का, अप्रोक्सीमेट एनसीईआरटी कहती है 70 to 80%। इसके अलावा बेटा एक लाइन में खुद लिखा देता हूं, ग्लूकोज का
एमाइनो एसिड का, फैटी एसिड का 100% कुछ ना बचता। और बेटा मैकेनिज्म भी पता है ना, अरे बोल दो ना दोस्तों, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। इसके अलावा बेटा ड्रग्स का भी बेटा इसी के अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, ड्रग्स को मत लिखो बेटा, मैं डाइजेशन में लिखा दूंगा इस पॉइंट को, इतने लिख लो बेटा आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। और उन आयन का भी याद रखना, Na+ बेटा इलेक्ट्रोलाइट में आ गया वो है ना Ca+2, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से। कोई दिक्कत किसी को? बोल दो ना जरा। अगला देखो, जल्दी 200 की स्पीड से। यार जूलॉजी बहुत प्यारी सब्जेक्ट है, जूलॉजी तो क्या ही कुछ कहूं मैं इसके लिए। इधर देखो बेटा, लूप ऑफ हेनले, इसके बारे में एक बात कह देता हूं आपसे पहले ही, बहुत मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछी गई है ये बात। इसको बोलते हैं बेटा यूरिन कंसंट्रेटेड पार्ट। यूरिन का कंसंट्रेशन होता बताया भाई, यहां मुझे तो पता नहीं, एनसीईआरटी लिखती है। और देखो हाइपोटोनिक निकल रहा है यहां से फिल्ट्रेट, और एनसीईआरटी क्या कहती है पता है? यूरिन कंसंट्रेटेड पार्ट। किसको? लूप ऑफ हेनले को। गद्दारी कर रही है ना हमारे साथ? ना कर रही, सही कह रही है, दोनों लाइन सही है। एक्सप्लेन करूंगा काउंटर करंट मैकेनिज्म में, रुक जाओ थोड़ी देर। अरे दोनों लाइन सही है भाई, यही तो मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि लूप ऑफ हेनले की ये जो बेटा असेंडिंग लिम्ब है, यहां से जो फिल्ट्रेट निकलता है तो हाइपोटोनिक होता है। और एनसीईआरटी क्या लिखती है? यूरिन कंसंट्रेटेड पार्ट लूप ऑफ हेनले। कैसे? तो डाइल्यूट हो रहा है, यस और नो? करेगा बेटा, रुक जाओ थोड़ी देर रुको। इधर सुनिए बेटा, लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग लिम्ब, और कौन सी? अरे दुष्ट बोल दो, असेंडिंग लिम्ब। गुड बेटा, किसका रीअब्जॉर्प्शन हुआ था? लाला एक्टिव की पैसिव? अरे पानी के लिए एनर्जी खर्च नहीं करनी होती। किसका बेटा? NaCl का। थिक में कैसा हुआ था? एक्टिव, याद है ना? और थिन सेगमेंट में कैसा हुआ था? पैसिव। वेरी गुड, कितने अच्छे स्टूडेंट हैं इस क्लास के यार। याद में समझ में तो आ जाता है कम से कम। पता है इस टॉपिक को मैं जब 11वीं क्लास में पढ़ाऊंगा ना, तो मैं सोच रहा हूं किस हिम्मत से पढ़ाऊं, मैं किन किन चीजों को खाऊं, इसमें से किन को पढ़ाऊं, क्योंकि समझ में तो आना नहीं है, मुझे पता है? मैं पढ़ सकता हूं बेटा? वहां तू ना तू पढ़ेगा ना तू उसको पढ़ने देगा जिसके लिए तू जाना चाहता है। तो इसलिए बेटा 301
ये भी रह के पढ़ाई करो, ठीक है बेटा। क्या एक बात बताओ, सुनो, जिन कोचिंगों में आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, ऐसी कोचिंगों को मैंने 7-8 साल पहले टॉप किया है, समझ रहे हो। कोई ऐसे बोलूं मैं, कोई बर्ड यहां से उड़ के ये कहां जाएगी, कितनी दूर जाएगी, समझ रहे हो ना बेटा। इवन उसके मैं पंख भी गिन सकता हूं, ठीक है डॉक्टर साहब। तो आपकी भलाई और उसकी भी भलाई इसी में ही है कि आप यहां रहो, वो वहां रहे, ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, इधर देखो बेटा, इधर फैजान पढ़ ले बेटा, ये लाइव चल रहा है, पता हो तो। इधर देखो, असेंडिंग लिम्ब का बेटा समझ में आ गया, डिसेंडिंग का कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसको मत भूलना, ठीक है। चलो बेटा, इसके बाद देखते हैं सी पॉइंट। सी पॉइंट में कौन है, अरे बोल दो ना दुष्टो, डीसीटी। अरे बहुत खतरनाक है ना बेटा, वेरी डेंजर। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है बेटा, मतलब गुड, विद द हेल्प ऑफ, पढ़ा लेने दो बेटा, पढ़ा लेने दो बेटा, मजाक मत करो, मैं टॉपिक रह जाएगा। कौन कौन से हार्मोन वर्क किए थे बोलो, गुड। एक किया था ADH और एक था बेटा इसने बेटा क्या किया था बोलो, जो प्रोटीन चैनल थे वाटर के लिए, उनको क्या किया, ओपन, और H2O का बेटा क्या करवाया, रीअब्जॉर्प्शन। एक्टिव की पैसिव, बेटा वाटर का तो पैसिव भी होता है, याद रखना, ये लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बट मैं लिखा देता हूं वैसे ही, है ना। वाटर का रिएब्जॉर्प्शन बेटा पैसिव भी होता है। एल्डिस्टेरॉन बहुत ज्यादा खतरनाक, कई सारे स्टार लगा देता हूं। Na+ का तो क्या करवाता है, एब्जॉर्प्शन, हां कि ना। और बेटा K+ का क्या करवाता है, सिक्रीशन। और यह काम कैसा होता है बोलो बेटा, एक्टिव। लेकिन इसके पीछे पीछे पानी जा रहा है, वो पैसिव भी है। एनर्जी तो बेटा Na+ के लिए दे रहा है, याद रखना। और एक बात मैं यहां पर लिखा देता हूं आपको कि Na+ बेटा जहां जाता है, इसके पीछे पीछे कौन चला जाता है, पानी, वाटर जाता है इसके पीछे पीछे। कोई दिक्कत बेटा। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन समझ में आ गया। अच्छा, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन किसकी क्वालिटी है, डीसीटी की। बोल तो नहीं जाओगे, अरे किसकी है, डीसीटी। ठीक है, कहां पे बेटा, ऑस्मोसिस ही होता है बेटा। प्रोटीन चले, इसको फैकल्टेटिव डिफ्यूजन कहते हैं, इसीलिए समझ में आ गया। कुछ एक्वापोरिन बेटा कुछ चैनल्स होते हैं वाटर के लिए, डीसीटी में अलग से। बेटा देखो, हार्मोन वहां वर्क करते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, फैकल्टेटिव डिफ्यूजन। समझ में आ गया, नहीं आया समझ। फैकल्टेटिव उसको बोलते हैं बेटा, जैसे एक आपने पढ़ा फैकल्टेटिव एब्जॉर्प्शन, फ्रक्टोज का होता है, प्रोटीन चैनल की हेल्प से होता है, उसको फैकल्टेटिव बोलते हैं। समझ में आ गया बेटा। चलो बेटा इधर देखो, इसके बाद बेटा
अरे यार डॉक्टर साहब जल्दी करो। हेलो, देखो इधर, अगला कौन है बेटा? डी पॉइंट पे पहुंच गए क्या? कलेक्टिंग सिटी। हाँ बेटा, क्या किया इसने? बहुत खतरनाक काम किया है ना, बता देता हूं। पहले तो इसने बहुत आराम से, किसी को पता भी नहीं लगने दिया, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किया। उसके अलावा रीअब्जॉर्प्शन और भी करती है ये। कितने स्टार लगाऊं इस पे यार? सम अमाउंट ऑफ यूरिया एंड सॉल्ट reabsorbed at the distal part of, distal का मतलब समझते हैं ना बेटा, दूर वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यहां से बेटा इंटरस्टिशियल मेडुलरी जोन भेज दिया। और यहां से बेटा फिर जब ज्यादा अमाउंट होने लगेगा तो कहां भेज देंगे इसको, बोलो? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। समझ में आ गया था ना? बेटा एक बात पूछूं मैं आपसे, जो मेडुला वाले पार्ट की जो ऑस्मोलैरिटी है ना, ऑस्मोलैरिटी जो ग्रेडियंट जिसको हम लोग बोलते हैं 400 से 1200, उसको मेंटेन रखने में किसका रोल भी है बेटा? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का। और एक और है रोल, अभी मैं बताऊंगा काउंटर करंट मैकेनिज्म में किसका है, लेकिन इस बात को मत भूलना कि किसका भी रोल है बेटा। लिख भी देता हूं मैं इस बात को, यहीं पर लिख देता हूं बेटा, कहीं भूल जाओ फिर, कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल प्ले ए रोल टू मेंटेन concentration gradient of medulla। भूलोगे तो ना इस बात को? इनको भेज के बेटा यही काम तो कर रही है ये, बहुत ज्यादा। ये पैराग्राफ तो ना एनसीईआरटी पूरी छपी पड़ी है इसको लेके, पूरी काउंटर करंट मैकेनिज्म भी बेटा यहीं पर बेस हो जाएगी। अभी रुक जाओ थोड़ी देर, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? श्योर? एक बेटा ये याद रखना, एक मिनट रुक जाओ। यहां पर फिल्ट्रेट कैसा था? आइसोटोनिक। कैसा था बोलो बेटा? हाइपरटोनिक। कैसा था बेटा? गुड। कोई दिक्कत बेटा किसी को? अब लिख लो, जल्दी लिखो बेटा।
10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दूं आज? चलो इधर देखो, अब यहां तक कोई तकलीफ है किसी को? कोई परेशानी है किसी को? अब सुनो बेटा, ये वाला हमारा जो बेटा पार्ट था, आप देखो इधर मेरी बात सुनो, मुझे दो चीजें यहां पे आपको समझानी है कि देखो एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी ऐसे कहती है कि जो ह्यूमन का बेटा जो यूरिन होता है ना, वो जो फिल्ट्रेट है, इसके कंपैरिजन में 4 टाइम मोर, मतलब ज्यादा क्या होता है, कंसंट्रेट होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है बेटा? जबकि बेटा, और इसे लूपो पहले इसको बोलते हैं कि बेटा ये कैसा पार्ट है, यूरिन कंसंट्रेशन वाला पार्ट है, यूरिन को कंसंट्रेट करता है, जबकि यहां से फिल्ट्रेट निकल रहा है वो कैसा है, हाइपोटोनिक है। इन चीजों को मुझे समझाना है, लेकिन इससे पहले बेटा 3-4 मिनट का टॉपिक है, लास्ट वाला पार्ट इसका, उसका नाम है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ये कौन था? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। देखो बेटा, टॉपिक जो है बेटा उसका नाम है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। किसको बोलते हैं बेटा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन? देखो जरा, ये 3rd स्टेप है बेटा, किसका? यूरिन फॉर्मेशन का। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में क्या होता है बेटा कि ब्लड के अंदर बेटा, ब्लड का मतलब मैं चलो सिंपल सा वही वर्ड लिखा देता हूं, पेरी ट्यूब्यूलर जो कैपिलरीज हैं, इनके बेटा ब्लड में यदि मान लो कोई वेस्ट सब्सटेंसेस रह गया है, समझ रहे हो ना बेटा, और वो कहां नहीं पहुंचा है, नेफ्रॉन के अंदर, यूरिन में नहीं पहुंचा है, ऐसा हो जाता है बेटा, मिस्टेक हो जाती है। जैसे मान लो यहां पर फिल्ट्रेशन हुआ था ना, क्या पता यही जो एफरेंट एट्रियोल है, इसके अंदर बेटा कुछ एक अमाउंट में यूरिया चला गया हो, यूरिक एसिड चला गया हो, अमोनिया चली गई हो, समझ रहे हो ना? तो बेटा देखो, और हमारे अंदर क्या एडवांसिटी मिलती है एक्सक्रीशन में, कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के बेटा ब्लड के अंदर कुछ कोई बेटा वेस्ट सब्सटेंसेस यदि रह गए हैं, जो फिल्टर नहीं हो पाए हैं, तो बेटा इनको एक और अरेंजमेंट किया हमारी बॉडी ने। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, ये जो अरेंजमेंट है ना, ये एक्टिवली है, मतलब इसमें बेटा कौन कंज्यूम हो रही है, एनर्जी। समझ रहे हो ना? इस कैपिलरी से ब्लड से उठा के और डायरेक्ट किस में डालेंगे, रीनल ट्यूब्यूल में। रीनल ट्यूब्यूल्स के मेनली बेटा 3 पार्टी तो होते हैं ट्यूब्यूल के अंदर, या तो डालोगे पीसीडी में, या आप डालोगे डीसीडी में, और या आप डालोगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। समझ रहे हो ना बेटा? देखो इधर, देखो इधर, इधर सुनो, ये बेटा नेफ्रॉन, यहां पर ऐसे बेटा ये कैपिलरीज होती हैं, समझ रहे हो ना? इन कैपिलरीज के अंदर, मान लो यहां पर एक कैपिलरीज है, इसके अंदर ब्लड है, अब इसके ब्लड में कोई मान लो बेटा वेस्ट रह गया है, उसको डायरेक्ट पीसीटी में डाल रहे हो, डायरेक्ट डीसीटी में डाल रहे हो, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में डाल रहे हो, ताकि वो कहां चला जाए, बॉडी से बाहर। ये होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ठीक है बेटा? इधर सुनना बेटा जी, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन बेटा 3 जगह देखने को मिलता है, एक साथ ही पढ़ा देता हूं किसमें कैसे कैसे बेटा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होता है। देखो जरा, यदि बेटा मैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन की बात करूं तो बेटा जी पीसीडी में
एक ध्यान रखना, सब कुछ एक्टिव तरीके से हो रहा है। ये पीसीटी के अंदर बेटा जो ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है वो किसका होता है, डीसीटी में किसका होगा, और बेटा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में किसका होगा। सुनना जरा, पीसीटी के अंदर बेटा एक आप डालते हो अमोनिया को, एक आप बेटा डाल देते हो यदि हमारी बॉडी में बना हुआ है तो यूरिक एसिड को, एक आप डालते हो बेटा H+ को, एक आप लोग डालते हो बेटा हिप्यूरिक एसिड को, एक आप डालते हो बेटा K+ को, और एक आप लोग डालते हो बेटा क्रिएटिनिन को। बट एक बात आप याद रखना बेटा, ट्यूबुलर सिक्रीशन का साइन जो होगा ना बेटा वो नेफ्रॉन की साइड होगा। समझ रहे हो ना आप, अभी मैं बता भी दूंगा इसको ड्रॉ करके कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। डीसीटी के अंदर बेटा होता है ओनली 3 चीजों का। डीसीटी में या तो आप NH3 को डाल सकते हो अमोनिया को, या बेटा K+ को, या H+ को। और सीटी के अंदर बेटा ओनली आप H+ को डाल सकते हो और K+ को डाल सकते हो, और ये आपका हो गया कंप्लीट ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये देखो बेटा, यदि आपको इसका एक निमोनिक याद रखना हो तो बेटा एक ऐसा निमोनिक होता है, आपसे अमोनिया बन जाता है, यू से बन जाता है यूरिक एसिड, है से बन जाता है यू ही H+ हिप्यूरिक एसिड। आप यू ही पटा करो, पटा का मतलब पोटेशियम और करो का मतलब क्रेटिनिन। अगर निमोनिक किसी को लिखना हो तो बेटा लिख लेना, आप यू ही पटा करो। किसी को बोल रहा हो अपनी गर्लफ्रेंड को मैं क्या करूं, नहीं तो इससे बेटा याद रह जाएगा आपको, बहुत इजी हो जाएगा ये। अब सुनो बेटा, इनका साइन कैसे होगा, इधर देखो जरा, पढ़ाऊं, सुनो बेटा जी इधर। जैसे मान लीजिए ये बेटा जी आपकी पीसीटी, लूप ऑफ हेनले का तो कोई मतलब ही नहीं है ट्यूबुलर सिक्रीशन से बेटा, कोई लेना देना नहीं है बेटा। चुप हो जाओ ना, अच्छा वाला क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, बहुत प्यारा क्वेश्चन सच में। देखो बेटा इधर ट्यूबुलर सिक्रीशन का साइन देख लो, अमोनिया K+ H+, हिप्यूरिक एसिड, समझ गया ना बेटा दोनों साइनों का डिफरेंस। यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, अमोनिया K+, अरे लला यार क्या कर रहे हो, ना ना ऐसा मत करो, K+ H+। अब मैं एक बात बताऊं आपको, एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आएगा बहुत प्यारा सा, नीट यूजी में आया नहीं है अभी तक। देखो बेटा इधर H+ का मतलब क्या है, लाली बैठ जा। देखो मतलब हमारे वहां जो बहन होती है ना, बहन उसको लाली बोलते हैं, ठीक है ना। देखो इधर, आप कुछ और मत समझा करो दुष्टो। इधर सुनो बेटा, वॉइस सुनो ना बेटा, यहां पर H+ को डाल रहे हैं ना, H+ को डाल रहे हैं ना, H+ को कहां से आ रहा है, ब्लड में से, ब्लड में से ही आ रहा है ना, ब्लड में से बेटा H+ आ रहा है कंटिन्यू ट्यूबुलर सिक्रीशन में। इसका मतलब क्या है, ब्लड के अंदर से तब आ रहा होगा जब ब्लड के अंदर H+ ज्यादा होगा, हाँ कि ना। और ब्लड के अंदर H+ ज्यादा है, इसका मतलब ब्लड जो है एसिडिक होने की कोशिश कर रहा है। H+ जितना ज्यादा pH उतना कम। एक बात बोलूं,
इस ट्यूबुलर सिक्रीशन के बहाने से हमारी ब्लड की पीएच को भी मेंटेन करते हैं। समझ रहे हो ना? तो एक्सक्रीशन एक काम नहीं कर रहा। देखो क्या खतरनाक खेल किया, नाइट्रोजनस कंटेंट को तो बाहर भेज रहा है, हाँ कि ना? हमारे ब्लड की ऑस्मोलेरिटी को भी बनाए हुए है, और मैंने प्राइमरी फंक्शन तो यही बताया, ऑस्मो रेगुलेशन। उसके अलावा बेटा हमारी ब्लड की पीएच को भी मेंटेन रखता है। बट एक क्वेश्चन मैं पूछूं कि ब्लड की पीएच को मेंटेन रखने में नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट का रोल है? पीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूलर, बीसीटी। जिस किसी के अंदर ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होगा वही बेटा हमारी ब्लड की पीएच मेंटेनर पार्ट होगा। आगे बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिख लो इसको, लिखा देता हूं बेटा। मेंटेन ब्लड पीएच, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल बेटा। पीसीटी बोलो ना, डीसीटी, बोल तो नहीं जाओगे? लूप ऑफ हेनले का कोई रोल है क्या? कोई रोल नहीं है। ग्लोमेरुलस का कोई रोल है क्या? कोई रोल नहीं है। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन लिखाऊं, which mechanism is helpful to maintain blood pH? चलो फर्स्ट ऑप्शन अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकंड ऑप्शन रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। सही बताओ? फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। चलो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना? आउट ऑफ एनसीईआरटी तो है, लिखा हुआ है बेटा एनसीईआरटी में 10 जगह, लेकिन एक एक वर्ड खोजना पड़ेगा तब मिलेगा माइक्रोस्कोप से। कोई दिक्कत बेटा किसी को? इसके बाद देखो बेटा लास्ट टॉपिक, उसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। अरे नहीं पढ़ा के जाऊंगा, क्या हो गया फिर? चैप्टर नहीं होगा ना, क्या फायदा? परेशान हो गए यार? डॉक्टर साहब पढ़ा लेना दो यार, रो क्यों रहे हो? अभी तो 10 मिनट है ना। देखो बेटा फिक्स 10 मिनट सुन लो, हो जाएगा। देखो इधर नेक्स्ट बेटा जो टॉपिक है उसका नाम है बेटा, बेटा सुनो ना, काउंटर करंट मैकेनिज्म। अरे हमारी किडनी में लाइट आती है, हाँ? एक बात बताओ, सॉल्ट जो होते हैं आयनिक फॉर्म में रहते हैं ना, Na+ और Cl- नहीं रहते? सॉल्ट का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बह नहीं रहा। अरे चार्ज बहता है तो उसके ऊपर लाइट नहीं जाती क्या? लेकिन वो ना बैलेंस हो जाती है, असेंडिंग डिसेंडिंग, इधर से उधर इधर से उधर, तो फिर वो फील नहीं होती। समझ रहे हो ना? अरे चार्ज तो फ्लो होता है। चलो इधर देखो, मुझे चार्ज से याद आया, चलो मैं पूछूंगा नहीं क्वेश्चन आपसे। इधर सुनो, काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है बेटा?
इसको मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, उसके पीछे रीजन समझ लो, 2 लाइन बस उसके रीजन। पहला ये कि लूप ऑफ हेनले को क्या बोले, यूरिन कंसंट्रेटेड पार्ट, जबकि वहां से फिल्ट्रेट कैसे निकल रहा है, हाइपोटोनिक। एक इस लाइन को समझना है कि ह्यूमन के अंदर, मैमल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि बेटा वो जो यूरिन है वो ग्लोमरस फिल्ट्रेट के कंपैरिजन में, इनिशियल फिल्ट्रेट के कंपैरिजन में 4 टाइम मोर कंसंट्रेट होता है। 2 पॉइंट्स को समझना है। तो देखो बेटा, काउंटर करंट मैकेनिज्म की पहली लाइन एनसीईआरटी कहती है मैमल्स हैज एबिलिटी टू form concentrated, कोई थोड़ा बहुत नहीं, मोर कंसंट्रेटेड यूरिन। कितना कंसंट्रेटेड बेटा, एनसीईआरटी का डाटा देखो कि जो यूरिन होता है इनिशियल फिल्ट्रेट, इनिशियल फिल्ट्रेट तो जानते हो ना किसको बोलते हैं, प्रोटीनलेस, अरे बोल दो ना दुष्टो, प्लाज्मा को, हाँ की ना, लिखा देता हूं इस बात को, 4 टाइम मोर, 4 गुना ज्यादा, ये एनसीईआरटी कहती है। अब देखो बेटा, अब बेटा ये जो 4 टाइम बेटा जो मोर कंसंट्रेटेड जो यूरिन है, इसका यदि बेटा मैं आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यदि रीजन बताऊं, तो एनसीईआरटी कहती है कि इसका एक ही रीजन है और उसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब देखो बेटा, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या करती है, इधर सुनना जरा। तेरा लिखा सब लोगों ने, देखो बेटा इधर सुनिएगा जरा। मैं इस काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात करूं तो बेटा ये कैसे करती है कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये बेटा काउंटर करंट जो मैकेनिज्म है ना, ये मेंटेन रखती है, किसको मेंटेन रखती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सुना सुना सा वर्ड लग रहा है ना, टेबल में भी तो बताया था अभी मैंने, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेडुलरी इंटरस्टिशियल। देखो बेटा, अब मुझे गौर से सुनना कि ये वर्ड बेटा अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब मन में एक सवाल आएगा यहां कि सर यदि ये सेम क्वेश्चन आ गया कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेडुलरी इंटरस्टिशियल के अंदर कौन मेंटेन करता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म या कलेक्टिंग टिब्यूल, तो सुनो बेटा मैं एक बात बोलूं, दोनों करते हैं। कैसे कैसे करते हैं सुनना। तो बेटा ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है इसको बनाता कौन है, एक बात समझ रहे हो ना बेटा, एक मिनट मेरी दोनों बात को बहुत गौर सुना। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था ना कि कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ एंड विच सेल मेक कार्टिलेज, कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट आएगा कि ये जो बेटा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ये किसकी बनी होती है, समझ रहे हो ना। तो बेटा बनी तो होती है ये NaCl और यूरिया की, मैंने बताया अभी आपको।
अरे बेटा भूल गए आप? कहां गया? देखो बेटा, बताया था ना कि यूरिया और सॉल्ट इसके अंदर आ रहे हैं। तो बेटा ये जो कंसंट्रेशन, जो ग्रेडियंट है ना, इस बात को मन में आए, याद रख लो एक बार में। अभी मैं दोनों चीजों को अलग अलग करके लिखाऊंगा जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जो कंसंट्रेशन बेटा, जो ग्रेडियंट है, ये बेटा मेड अप ऑफ, तो ये बनी तो बेटा दो चीजों से होती है, एक तो NaCl से और एक किससे बोलो बेटा? यूरिया से। आगे बात समझ में? और बेटा ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इसको जो रेगुलेट करता है, समझ रहे हैं बेटा? बनी तो किसकी होती है? NaCl और यूरिया की। रेगुलेटेड बाई या मेंटेन बाई, तो बेटा इसमें आपकी दो चीजें आएंगी। अब एक तो आपका आएगा काउंटर, बोलो ना, करंट मैकेनिज्म, और इसके अलावा बेटा इसी के बराबर वो होगा बेटा रीअब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। समझ में आ गया बेटा? अब देखो जरा, फिर सुन लो बेटा कि हमारी जो किडनी है उसके अंदर बेटा जो कंसंट्रेशन, जो ग्रेडियंट है मेडुलरी पार्ट की, अरे वही तो रीजन है बेटा यूरिन फॉर्मेशन का। तो इस मेंटेन बेटा ये बनी तो किसकी होती है ग्रेडियंट? NaCl की और यूरिया की। लेकिन इनको बैलेंस कौन करके रखता है यहां पर? काउंटर करंट मैकेनिज्म। और कौन करता है बेटा? रीअब्जॉर्प्शन एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। समझ में आया? अब काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे करते हैं सुनना बेटा मुझे 5 मिनट आप ध्यान से, ठीक है? देखो इधर, थोड़ी देर रुक जाओ बस। बेटा जी देखो जरा, ये आपका लूप ऑफ हेनले, कितना टाइम रह गया क्लास में? हाँ बेटा, बता बेटा जल्दी से। ये बेटा मैंने ऐसे लिखा है, एज इट इज लाइन है एनसीईआरटी की, कि क्वेश्चन अगर ऐसा है सिंपल की काउंटर करंट मैकेनिज्म ही बेटा मेंटेन रखती है किसको? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को। लेकिन काम किस पे करवाती है? NaCl पर और यूरिया पर। इसकी हेल्प कौन करता है? रीअब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। इसका बेटा बहुत कम रोल होता है। चलो मैं लिख भी देता हूं यहां पर, शायद अभी आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। माइनर रोल। हो गया बेटा कंफ्यूजन दूर? अरे बेटा मेरे सुनो ना, मैंने क्या किया, मैं अब इस लाइन को दोबारा तोड़ के नीचे लिखा था तो दिक्कत आती, मैंने एक में लिखा दिया। समझ में आ गया? अब तो एक काम कर, यहां पर काउंटर करंट मैकेनिज्म मत लिखना भले। अरे बेटा मैं वही कह रहा हूं, मेरी बात तो सुन लो, क्या कहना चाह रहा है सर? काउंटर करंट मैकेनिज्म आपने यहां पर लिखाया और ये लाइन लिखाई है आपने कि काउंटर करंट मैकेनिज्म जो मेंटेन करती है इस ग्रेडियंट को, ठीक है ना? और फिर आपने नीचे फिर अगेन इस चीज को लिखाया है, रेगुलेट मेंटेन, है ना? तो बेटा मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि आप इस ऊपर वाले लाइन को भले मत लिखना, समझ लो ना? अभी आ गया समझ में? मेरे को क्या करना चाहिए था, पहले ये लिखा के ना फिर दोबारा से इस लाइन को लिखा के फिर मुझे ये लिखना चाहिए था। वो मैंने सुनो, समझ में आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। पहले मुझे इतना लिखा के फिर इस लाइन को दोबारा लिख के फिर मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। समझ में तो आ रहा है ना? दैट्स मीन्स आप ये मत समझना कि काउंटर करंट मैकेनिज्म ऊपर भी है नीचे, ऐसा नहीं है बेटा। ये एक लाइन है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म मेंटेन करती है इसको। समझ में आ गया? लेकिन बेटा एक छोटी लाइन थी, क्योंकि देखो काउंटर करंट मैकेनिज्म तो अपने आप को ही बताती है, लेकिन जब आप कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन पढ़ोगे ना, वहां एक लाइन लिखी हुई है कि रीअब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हेल्प टू मेंटेन मेडुलरी कंसंट्रेशन, वहां भी ये लाइन लिखी हुई है। समझ रहे हो ना? तो मैंने दोनों को एक जगह ऐड किया है। समझ में आ गया बेटा? मेन रोल तो काउंटर करंट मैकेनिज्म का ही होता है। कोई दिक्कत किसी को?
अब सुनो, परेशान हो गए होंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म कल पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें टाइम भी लगेगा। चलो बेटा, थैंक यू सो मच।